आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ ऑर्डर आज जारी किया है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट हुए। जब हम तुलना करते हैं भारत के दूसरे भाग या राज्यों के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है। जो घाटा होता है 50% सरकार को अपने बजटरी सपोर्ट के द्वारा भरपाई करना पड़ता है। पिछले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जैसे मैंने कहा, अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम यह है कि जो यहाँ की बिजली वितरण व्यवस्था एक डिपार्टमेंटल विभागीय तरीके से चल रहा था, उसको कॉर्पोरेटाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का गठन करना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन अलग से और पावर परचेज कॉर्पोरेशन अलग से ऑर्गेनाइज करके इसका मकसद था कि पावर सेक्टर जो है, जैसे अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर होना चाहिए। एक कमर्शियल तरीके से पावर सेक्टर की मैनेजमेंट हो। जब बिजली वितरण कंपनी बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि बिजली वितरण कंपनी बिजली को कॉम्पिटिटिव रेट में ट्रांसपेरेंट बिडिंग के द्वारा कॉम्पिटिटिव रेट से खरीदे और उसको एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते हुए उसको सप्लाई करें और अच्छी बिजली की सुविधा 24/7 बिजली की सुविधा कंज्यूमर को रिलायबल और अफोर्डेबल रेट में मिलनी चाहिए। ये इसका मकसद है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अनबंडलिंग प्रोसेस को जम्मू कश्मीर ने सरकार ने स्टार्ट किया और हम काफ़ी आगे तक उस दिशा में बढ़े।
आज भी पावर परचेस कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है, वितरण 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती है और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन का जिम्मेदारी निभाती है। ये पावर सेक्टर में आप लोग वाकिफ़ है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी पुराना था। उसको अपग्रेडेशन करने की सख्त ज़रूरत थी। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार ने 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया इस दिशा में इन्वेस्टमेंट किया है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा बढ़ाई है। ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत सरकार के अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, उसमें PMDP अहम स्कीम है उसके तहत, और हमारे यूनियन टेरिटरी के कैपेक्स के तहत, और अभी RDSS भारत सरकार की स्कीम के तहत इसको लागू किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा 5,000 करोड़ रुपए हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके जो डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाया, क्योंकि पावर रिलायबल तरीके से अवेलेबल हो। उसके साथ ही पावर अवेलेबिलिटी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था इस तथ्य को, क्योंकि यहाँ जो विंटर, खास कर विंटर के जो महीनों में यहाँ पावर की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रो जनरेशन बगलिहार प्रोजेक्ट है और जैसे हमारे जो लोअर झेलम और दूसरे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरा मिला के, उसके साथ ही हमारे जो पावर परचेस एग्रीमेंट है NHPC के साथ, जो यहाँ लोकली सिचुएटेड पावर जनरेटिंग स्टेशन से, यहाँ वो विंटर के वक्त में उसकी जनरेशन 2/3 से भी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल इसकी जनरेशन तकरीबन 85% तक नीचे आई है। जब पिछले जून जुलाई में समर सीज़न में हमारे जो स्टेट जनरेटिंग कंपनीज़ है, बगलिहार प्रोजेक्ट और लोअर झेलम और अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे 1050 मेगावाट की बिजली की यहाँ जनरेशन हुआ करती थी जून जुलाई में। अभी ये मात्र 150 मेगावाट को सीमित है। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो 1050 से 150 तक आना, ये तकरीबन 85% से भी ज़्यादा घटोती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों में यहाँ के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और हमारे जो PPA जो हैं, जो NTPC के साथ और उसके साथ ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ भी थोड़ा कुछ है, और NHPC के साथ हैं, और अन्य जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके साथ हमारा है। मगर विंटर के वक्त क्या होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ हिल स्टेशन होने के नाते विंटर में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, और अन्य राज्यों में जहाँ विंटर का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है या ज़्यादा होता हो तो भी तभी, क्योंकि वहाँ डिमांड कम होती है। उस वजह से ये NTPC के जो पावर प्लांट्स वो मेंटेनेंस के लिए इस वक्त शट डाउन करते हैं, क्योंकि डिमांड कम होता है। हमें जो हमारा PPA है NTPC के साथ, उसका पूरा हमें पावर फ्लो यहाँ होता नहीं है विंटर में, वो भी हमें एक दूसरी किल्लत होती है। तो हमारी अभी जो डिमांड है, जो पीक डिमांड है 3000 से भी ज़्यादा 3200 मेगावाट तक की डिमांड है। मगर हमारी जो पावर अवेलेबिलिटी है पूरे सोर्सेस को मिला के, NTPC का, NHPC का, अन्य जनरेटिंग कंपनीज का, हमारा जो यहाँ जो UT का जो JK SPDC है उसका जनरेशन सब मिला के हमें 1350-1400 मेगावाट ही अवेलेबल होता है। तो हमने PPA इसी दिशा में, क्योंकि ये हमें हर साल उसको झेलना ना पड़े, हर साल उसको किल्लत को फेस करने के लिए हम है ना पावर को पावर एक्सचेंज से खरीदना या दूसरे कोई किसी के साथ बैंकिंग करना, और हर साल भारत सरकार के सामने जाके हमें पावर की डिमांड देना, क्योंकि ये एक टेम्पररी मेजर है। हमने इस दिशा में परमानेंट कदम उठाए हैं।
हमने हमारे जो CBPL के द्वारा जो जॉइंट वेंचर के NHPC के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें तकरीबन हमने 40 से 50% तक का पावर, यानी हमने उसमें 950 मेगावाट के हमने PPA बंदोबस्त किए। जब पावर जनरेशन स्टार्ट होगा यहाँ से वहाँ से हमें पावर मिलेगा। 1650 मेगावाट की पावर हमने सोलर पावर प्रोक्योर करने के लिए जो सोलर कॉरपोरेशन, सोलर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेकी, भारत सरकार का उपक्रम, उनके द्वारा हमने एग्रीमेंट किया। उसके साथ ही एक नया PPA, भारत सरकार की एक नई पॉलिसी है शक्ति पॉलिसी, उसमें जो कोल अलोकेशन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग के द्वारा करके हमारे जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो एक उनके जो बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने उसको भारत सरकार के जो अरेंजमेंट के हिसाब से हमने जो बिड किया था पावर के लिए, हमें 500 मेगावाट रीज़नेबल रेट में, यानी 5 रुपये से 5.5 रुपये का बीच में एक फर्म बेस लोड पावर, मैं इसको और एम्फसाइज करूंगा, बेस लोड पावर का मतलब है कि ये पावर हमें 12 महीने भी हमेशा अवेलेबल होगी। जो सीजनल वेरिएशन इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये पावर मिनिमम पावर, क्योंकि हाइड्रो पावर का सीजनल वेरिएशन को और सोलर पावर भी इसमें सीजनल भी होता है और उसका सोलर नॉन सोलर आवर्स का भी वेरिएशन होता है। बट ये बेस पावर मतलब ये हमेशा 24/7 अवेलेबल पावर है। इसके लिए हम एग्रीमेंट अभी PPA हाल ही में एंटर करने वाले हैं जल्दी। इसकी जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैं ऑनरेबल LG साहब ने ऑलरेडी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमने एक तो ट्रांसमिशन सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया 5000 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से। उसके साथ हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट पावर प्रोक्योरमेंट के लिए हमने तकरीबन 3000 मेगावाट के PPA हमने एंटर किए। इसका क्योंकि यहाँ के जो पावर डिमांड है, यहाँ का सीजनल वेरिएशंस हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, सबको नज़र रखते हुए हमने इसको किया। तीसरा, हमारी जो तीसरा पहलू है कि AT&C लॉसेस सबसे ज़्यादा 50% के करीब हमारे जो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड RDSS जो स्कीम है उसके हिसाब से हमें इसको लगातार घटा के 25-26 तक उसको हमें 20% से नीचे लेके आना है। भारत सरकार ने RDSS स्कीम के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए के सैंक्शन किया। ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के लिए दिया। लॉस रिडक्शन कंपोनेंट में होंगे सारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाने का कंपोनेंट है। उसके साथ ही जो एरियल बंच यानी इंसुलेटेड केबल लगाना, क्योंकि पावर फिल्परेज ना हो। उसके साथ ही सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DTs हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उसको अपग्रेड करना, क्योंकि वहाँ उसकी एफिशिएंसी बढ़े। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उसको सारे सिस्टम को अपग्रेड करना और कंज्यूमर बिलिंग और कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने एक रोबस्ट IT सिस्टम और कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को क्रिएट करके उसको लागू करना, जैसे अलग अलग पहलू RDSS के हैं। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था कि ये सारा रिफॉर्म्स हमारे लॉस रिडक्शन प्रोग्राम और लॉस रिडक्शन के रिजल्ट्स के बेसिस में उसकी फंड फ्लो हो जाएगी। तो ये इसी के हिसाब से हमारे जो यहाँ के जो पावर अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये टैरिफ ऑर्डर आज JERC ने इशू किया है। टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से अगर हम यहाँ के लॉसेस देखेंगे, यहाँ का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर सब देखेंगे, हमारे लॉसेस अभी भी रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर मीटरिंग अभी तक तकरीबन 50-55% ही हुआ है। कंज्यूमर मीटरिंग अबाउट 45% ऑफ द कंज्यूमर्स के पास अभी भी मीटर्स आई नहीं, क्योंकि हम फ्लैट मीटर के रेट में देते हैं। क्योंकि पूरी यहाँ की, मैंने पहले भी कहा कि AT&C लॉसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिलिंग मीटर के अभाव में बिलिंग नहीं होती है और बिलपरेजेस भी हैं, थेफ्ट भी हैं, इनएफिशिएंसी है, सिस्टमिक लॉसेस भी है, ट्रांसमिशन लॉसेस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी है, पूरा मिला के 50% लॉस होती है। मैं पावर परचेस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ।
पावर परचेज कॉस्ट पिछले साल हमें पिछले वित्तीय वर्ष में 9,886 करोड़ 9,886 करोड़ का पावर हमने खरीदा था पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस साल भी तकरीबन उतना ही हमें लगेगा। हम उसको क्योंकि थोड़ा सा हम रैशनलाइज किया पावर प्रोक्योरमेंट को, उस वजह से कॉस्ट क्योंकि लगातार वो बढ़ रहा था, उसके ऊपर हमने अंकुश लगाया, क्योंकि इस बार हमारा अनुमान है कि पिछले साल से बढ़ने के हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका रैशनलाइज करके प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजमेंट करके हम उसको है ना रिस्ट्रिक्ट कर। मैंने कहा कि 50% लॉसेस, उसका मतलब है तकरीबन 4,500 करोड़ का लॉसेस होता है, उसको बजटरी ग्रांट के द्वारा देना पड़ता है। जो जेईआरसी ने टैरिफ आज जो डिक्लेयर किए हैं, हमारी ज़रूरत उससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टैरिफ के द्वारा हमारे रेवेन्यू की ज़रूरत, मैं कहता हूँ रेवेन्यू की ज़रूरत काफ़ी है, मगर हम कंज्यूमर को टैरिफ शॉक नहीं दे सकते। कंज्यूमर के ऊपर एक भार हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो उसको जेईआरसी ने 15% बढ़ाने का, अक्रॉस द बोर्ड 15% बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है, और उसके साथ ये जो फिक्सेड चार्जेस हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मगर सरकार ने सारे फैक्टर्स को, सारे स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो 15% जेईआरसी का रिकमेंडेशन जो है बढ़ाने का, उसको नलिफाई किया। यानी हम पहले, यानी जो ये नया टैरिफ लागू होगा 1 दिसंबर के बाद, आज का दिन हम क्या करते हैं, जो टैरिफ का ऊपर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, इसको ईडी कहते हैं। ईडी ये टैक्स है, ये फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सरकार ने निर्णय लिया है, ऑनरेबल एलजी साहब ने निर्णय लिया है कि इस ईडी को अबॉलिश करके 15% जो ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके जो जेईआरसी ने 15% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है उसको इक्वल किया जाए। यानी 15% टैरिफ बढ़ गया, 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश किया गया, नेट इम्पैक्ट नील, जीरो इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। जो टैरिफ ऑर्डर में 15% बढ़ोतरी जो दिखाया, उसको सरकार ने 15% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रेवेन्यू को फोरगो करके नेट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला। मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी पब्लिक को सही ढंग से पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया जाए कि सरकार ने 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया करके, बढ़ाया सिर्फ पेपर पर, जो कंज्यूमर से पहले लेते थे आज का दिन लेते हैं उतना ही लेंगे, जब 1 दिसंबर के बाद उतना ही लेंगे। देयर इज नो एक्चुअल इंक्रीज इन द कलेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स, यही है। और जो फ्लैट मीटर्स है, फ्लैट मीटर जहाँ जो मीटर से